चुनावों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। कल देर शाम पहले चरण की सूची की जा सकती है जारी। चुनावों के मौसम में सियासी दलों के वादों की बरसात। सत्ता में आने पर क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू करवाने के वादे। केंद्रीय गृह मंत्रालय 2019 में बंद करवाया था कारोबार। देशद्रोही तत्वों को फंडिंग की आशंका पर हुआ था फैसला। निजी गाड़ियों पर सरकारी स्टिकर लगाना पड़ रहा महंगा। डोडा में ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस ने शुरू की मुहिम। सरकारी स्टिकर लगाकर तोड़े जा रहे यातायात के नियम। डोडा के अंदर वाहन चालकों के अंदर ताबड़तोड़ चालान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अभी तक की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर अब अंतिम मोहर लगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर बाद होने जा रही इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे और कल देर शाम तक यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चुनावों के पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी की बैठक यहां पर होने वाली है, जहां पर असेंबली चुनावों को लेकर जो सियासत है वो चरम पर चल रही है। और इसी बीच जिस तरीके से सभी लोगों को एक ही चीज का इंतजार है कि जिस तरीके से भाजपा द्वारा अपनी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो कब प्रकाशित की जाएगी। अब कल जो है वो ये निकलकर सामने आ सकता है कि कौन लोग इस सूची में जो है वो शामिल होंगे। आज यहाँ पर मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद तमाम लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे। इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो यहाँ पर जेपी नड्डा द्वारा की जाएगी और तमाम बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सभी लोगों की नजर जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर ही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और तमाम उन चीजों पर चर्चा की जाएगी, रणनीति निर्धारित की जाएगी। और मकसद इस मीटिंग का एक ही है कि कैंडिडेट्स के नाम जो है वो फाइनलाइज हो। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ प्रोसीजर रहता है कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने का और इस कमेटी का रोल क्या कुछ है? ये कमेटी डिसाइड करती है कि किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना है, क्योंकि कमेटी सारी स्क्रीनिंग करती है और जो इनके संगठनात्मक जिले होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो 2 से 3 लोगों का नाम भेजते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग की करने के बाद ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है अंतिम में आखिरी मुहर लगाती है कि किस कैंडिडेट को मैदान में उतारना है। तो इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आपने खुद देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके सदस्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी है, अमित शाह भी है, राजनाथ सिंह भी है, BL संतोष भी है, यहाँ जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग भी इसमें सदस्य हैं। दोनों हमारे सांसद पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, ये सारे सदस्य हैं। सब मिलकर के तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की किस सीट से किसको उतारा जाना है। और पहले फेज के ही अभी कैंडिडेट की सूची जारी की जाएगी, क्योंकि दूसरा और तीसरा फेज अभी बकाया है। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 50% से ज्यादा यानी 60 to 70% जो है वो न्यू फेसेस बीजेपी सामने लाएगी, तो क्या कुछ लगता है कि पुराने फेसेस को एक बार फिर से रिवाइव करना चाहिए या फिर न्यू फेसेस लाने चाहिए? और न्यू फेसेस के आने से क्या कुछ बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान? आपके अंदाजे से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? शिपन ये डिसाइड करते हैं कि किस फेस की कितनी अहमियत है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या काम किया है। दूसरी बड़ी बात यह कि मई 2022 में
डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से कुछ रिजर्व सीटें ओपन हो गई थी और कुछ ओपन वाली रिजर्व हो गई थी। फिर हदबंदी हुई है, कोई सीट इस सीट पे चली गई, कुछ का हिस्सा दूसरी सीट के साथ मिल गया। तो इसलिए इस वक्त इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है कि नए चेहरों को लाया गया, लेकिन पुराने चेहरों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये आपने ठीक कहा कि फेस बदलने की या नए फेसेस लाए जाने की बात ज़रूर चर्चा का विषय भाजपा में बना हुआ है। विनोद जी, एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये असेंबली इलेक्शंस जीतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ अगर हम एनसी और कांग्रेस की बात करें, उनके बीच में अलायंस देखने को मिलेगा और बताया जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलायंस हो सकता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए है जम्मू कश्मीर में ये असेंबली इलेक्शंस जीतना? वेल शिपन, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में जब इनके 2 पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे, यानी 2 सांसद थे, उस वक्त भी इनके मैनिफेस्टो में 370 को हटाने का जिक्र होता था। और आज जब 2019 में 5 अगस्त 2019 में 303 सीटें आई और आते ही इन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 में खंड 1 को छोड़ करके पूरा 370 हटा दिया और 35 को रिपील कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान ने बड़ा हो हल्ला किया, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री में गया, यूनाइटेड नेशन में गया, बाकी दीगर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके पास गया, लेकिन पाकिस्तान की बात को किसी ने नहीं माना और जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था 2019 को, उसको इंडोर्स कर दिया गया। अब सवाल यह है कि उसके बाद 2014 के बाद पहली मरतबा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जो इसके रिजल्ट होंगे वो बताएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाली की अगुवाई वाली केंद्र में एनडीए सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया था वो उचित था कि गलत था। यानी इसके नतीजे आप तस्दीक करेंगे कि क्या जो फैसला लिया गया था उससे जम्मू कश्मीर की आवाम सहमत है या नहीं। यहाँ पर विनोद जी, बीजेपी को लेकर अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो तमाम अफवाहें उड़ती नजर आ रही हैं कश्मीर वैली को लेकर या फिर अलायंस को लेकर, क्या लगता है कि इन अफवाहों के बाजार में थोड़ी सी ठंडक देखने को मिलेगी, अफवाहें कम होती नजर आएंगी बीजेपी को लेकर? जैसे ही शिपन लिस्ट आएगी, जो क्यास लगाए जा रहे थे, जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि इस सीट से इसको लड़ाया जाएगा, उस सीट से उसको लड़ाया जाएगा या किसका समर्थन किया जाएगा, जैसे ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी और लिस्ट फरिस्त जारी करेगी, जो विराम क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे उन पे विराम लग जाएगा। ठीक है विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी जानकारी लेंगे, जहां पर अफवाहों का बाजार गर्म है, सियासत चरम पर चल रही है। इसी बीच अब यहां पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है बीजेपी की, वो आज होने वाली है, जिसमें कि तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे और कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो फाइनलाइज की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि किनके नाम इन लिस्ट में होगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये बताया जा रहा है कि कल यानी कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त के दिन शाम तक ये लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर क्रॉस एलओसी ट्रेड को लेकर बात करेंगे, जो कि हमेशा से चर्चाओं का विषय रहता है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 अप्रैल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय कारोबार यानी कि क्रॉस एलओसी ट्रेड को भले ही एहतियातन तौर पर बंद करवाया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ सियासी दल जो हैं वो सत्ता में आने पर इसे दोबारा शुरू करवाने के वादे कर रहे हैं। इस कारोबार के जरिए देशद्रोही तत्वों को फंडिंग की आशंका के चलते गृह मंत्रालय ने इस पर बैन लगाया था, लेकिन अब वोटों की खातिर कुछ सियासी दल इसे शुरू करवाने को लेकर अपनी घोषणा पत्रों में शामिल कर चुके हैं, यानी कि जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं उनमें क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है वो यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है वो एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। सियासी दलों के ऐसे वादों पर क्या रुख है जम्मू की जनता का, उस पर भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि लगातार अफवाहों का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। लोगों का क्या कुछ इस पर सुझाव है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन किए हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 2019 में ये बंद किया गया था क्रॉस एलओसी ट्रेड, अब ये बताएगा कि कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इसका फेवर करते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? वेल शिपन, हमने देखा है कि नेशनल कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में
इसको प्रायोरिटी पर रखा है। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम नए सिरे से इनिशिएटिव करेंगे और क्रॉस एलओसी ट्रेड को शुरू करेंगे। ये क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू किया था बार्टर बेस पे, इसमें पैसा इस्तेमाल नहीं होता, अपने सामान बेचना है, उधर से उसकी कीमत का सामान वापस आना है। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये पाया कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में जो है कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म भी फैलाया जा रहा है, टेररिज्म भी फैलाया जा रहा है और टेरर फंडिंग भी हो रही है। और इसको देखते हुए ये ट्रेड को बंद किया गया था। अब इस ट्रेड के बंद करने के पीछे मंशा आप देखते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं। और क्या ये सियासी जमातें ये चाहती हैं कि दोबारा से क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू हो और दोबारा से टेरर फंडिंग हो, दोबारा से नार्को टेररिज्म बढ़े? ये सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो को देखने वाले, पढ़ने वाले इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूरी तरह से पाया है कि ये बिल्कुल ही इसमें टेरर फंडिंग होती रही है। आम एम्यूनिशन भी इस मार्ग के माध्यम से आते रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नार्को टेररिज्म वो भी आता है। ये सब चीज़ों को देखते हुए इस कारोबार को, क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद किया था। क्यों ये जमातें हिमायत कर रही है, समझ से बाहर है। विनोद जी, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्रॉस एलओसी ट्रेड के चलते, लेकिन काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को इसका अफेक्ट भी हुआ है क्योंकि ये ट्रेड बंद हुआ जब 2019 के बाद, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी इससे चलती थी। अब क्या कुछ लगता है कि उनकी रोज़ी रोटी क्योंकि बंद हो चुकी है, क्या कुछ स्टेप्स प्रशासन को उठाने की ज़रूरत है ताकि ये ट्रेड फिर से शुरू हो सके और वहीं पर जो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी वो भी ना हो? देखिए शिवपन, अभी तो सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और ये रिकमेंडेशन गृह मंत्रालय की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये फैसला लिया था कि ट्रेड बंद होना चाहिए। और इससे पहले जब क्रॉस एलओसी ट्रेड नहीं था तो क्या वो ट्रेडर अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे थे? इफेक्ट पड़ा है जो साफ सुथरा ट्रेड कर रहे थे। लेकिन ज़्यादा घातक इसलिए है कि अगर किसी कारोबार के माध्यम से देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठता है, ऐसे कारोबार को बंद करने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और शायद केंद्र सरकार ने यही पाया था कि इस क्रॉस एलओसी ट्रेड के माध्यम से नुकसान हो रहा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा बना हुआ है, इसलिए उन्होंने इस ट्रेड को बंद किया था। क्या लगता है विनोद जी आपको कि जिस तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज़ मेंशन की गई है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है वो शुरू किया जाएगा, क्या लगता है लोग इसकी हिमायत करते नजर आएंगे या फिर इसको अपोज करते नजर आएंगे? देखिए, हो सकता है एक छोटा सा चंक या कुछ लोग जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से अपनी इत्तेफाक रखते हों वो इसका समर्थन करें। लेकिन जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से इस तरह के ट्रेड के माध्यम से, कारोबार के माध्यम से नार्को टेररिज्म आए या फिर टेरर फंडिंग आए, वो कभी इसकी वकालत नहीं करेंगे, ना ही हिमायत करेंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे थे, जहां पर कि इंपॉर्टेंट मीटिंग बीजेपी की होने वाली, वहीं पर दूसरी तरफ क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है वो इस समय चर्चा का विषय बना है क्योंकि एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में तमाम पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि अगर वो सत्ता में यहाँ पर आते हैं तो सत्ता में आने के बाद क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है वो एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। अब किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसी बीच हम जिला डोडा के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर डोडा में निजी वाहनों यानी कि प्राइवेट व्हीकल्स पर सरकारी स्टिकर लगाकर धौंस जमाने वालों की अब शामत आ चुकी है। जहां पर डोडा में अक्सर कई लोग निजी वाहनों पर सरकारी स्टिकर लगाकर आवाजाही करते हुए देखे जा रहे हैं और जिसके खिलाफ की ट्रैफिक पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू किया है। डोडा में पुलिस रात के समय भी नाके लगाकर ऐसे वाहन चालकों को चालान कर रही है और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे लोग गाड़ियों पर सरकारी स्टिकर लगाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और धज्जियां उड़ाने में बाज नहीं आ रहे। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करेंगे और वहीं पर जिला पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए अब बड़ी मुहिम छेड़ी है, जहां पर कि लोगों द्वारा लगातार कुछ प्राइवेट व्हीकल्स पर सरकारी स्टिकर्स जो है वो यहां पर पेस्ट किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ अब लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। जहां पर आप
तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एकजुट होकर काम करती नजर आ रही है और ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है और हैवी फाइन्स इन लोगों पर किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वसीम, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है जहां पर अब मुहिम छिड़ चुकी है, पुलिस और ट्रैफिक विभाग एकजुट होकर काम करता नजर आ रहा है? बिल्कुल शिफन, देखिए लगातार पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे थे कि जिला डोडा की अगर हम बात करें, एक तो ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस की वायलेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से डीएसपी ट्रैफिक शमशेर सिंह जी और साथ साथ में अजय आनंद जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, उन्होंने लगातार पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि डोडा हेडक्वार्टर पे हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग लोकेशन पे वो यहाँ पे उन लोगों को उन गाड़ियों को ट्रेस कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कुछ ऑफिसर भी हैं जो अपने डेजिग्नेशन बोर्ड को एक प्राइवेट अपनी गाड़ी पे लगाते हैं और कहीं ना कहीं कानून की वायलेशन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे आपको बताना चाहेंगे, एक जजमेंट भी सामने निकल के आई जिसमें बताया गया है कि कोई भी ऑफिसर हो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे अपना जो डेजिग्नेशन बोर्ड नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो उसके बाद उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी होगी। अगर हम बात करें कल को या उससे कुछ दिन पहले की, लगातार हम देख रहे हैं कि डीएसपी ट्रैफिक और साथ साथ जो डीएसपी हेडक्वार्टर है उन लोगों पे कार्रवाइयां भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। और खास करके हम देख रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में भी जाके लोगों को, खास करके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डोडा जो हिली एरिया माना जाता है, अगर हम बात करें यहाँ पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए। पिछले महीने भी आपने देखा कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके हवाले से भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उन लोगों को कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग इस तरह की वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ से आपको बताना चाहूंगा, शाम के समय आप देखेंगे यहाँ पे स्टंटबाजी देखी जाती है, रैश ड्राइविंग देखी जाती है, उन बच्चों को भी ट्रेस किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को भी अवेयर किया जा रहा है। और खास करके हमने देखा कि जो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं उनको पुलिस स्टेशन भी लिया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। और हमने देखा कुछ डीएल भी उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं। तो बड़ी कार्रवाई है और बड़ा अच्छा है, पब्लिक इसको वेलकम स्टेप कहती है और इस तरह की कानूनी कार्रवाई लगातार यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि जब बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, जब सड़कों पे आते हैं तो लगभग एक तो रैश ड्राइविंग करते हैं, 3-3 4-4 लोग स्कूटीज बाइक पे बैठते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरह की मुहिम डीएसपी ट्रैफिक या साथ साथ में पुलिस महकमा अगर करता हुआ नजर आएगा तो आने वाले टाइम में यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होंगे। और साथ साथ में जो डेजिग्नेशन बोर्ड अपना जो है प्राइवेट गाड़ियों पे लगाते हैं उनके ऊपर भी लगातार इसी तरह से कार्रवाई होती जाएगी। जी वसीम, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, ट्रैफिक विभाग अपना काम कर रहा है, वहीं पर पेरेंट्स, गार्डियंस और जो स्थानीय लोग हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें? देखिए, पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, अगर घर से ही बच्चा सुधर के नहीं जाएगा तो बाहर उसको कौन सुधारने वाला होगा। देखिए, पुलिस भी पेरेंट्स के हवाले उन बच्चों को करती है कि इनको आप अवेयर कीजिए, इनको समझाएं, मगर पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और इस खबर के बाद मुझे लगता है कि लोग समझ जाएंगे, पेरेंट्स समझ जाएंगे, क्योंकि जब मैं कल देख रहा था डीएसपी ट्रैफिक और साथ साथ में उनके जो सारे ऑफिसर थे वो पेरेंट्स से खुद तालमेल कर रहे थे, उनसे टेलीफोनिक बात बच्चों को ये कह रहे थे कि आप अपने पेरेंट्स से हमें बात करवाए। जब पेरेंट्स से बातचीत हुई तो पेरेंट्स ने पूरा ताउन वहां से दिया, उनको एक यकीन करवाया गया कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे आपको इस तरह से शहर के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। और बड़ी जिम्मेवारी उनकी सिविल सोसाइटी की भी बनती है, अगर इस तरह का माहौल उनको देखने को मिलता है तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई आने वाले टाइम में, जिस तरह से पुलिस ने भी बताया और साथ साथ ने बताया कि पेरेंट्स पे भी बड़ी से बड़ी, अगर उनका बच्चा कम उम्र का देखने को मिलता है तो एफआईआर उसके पेरेंट्स को कटेगा। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है सोसाइटी में खबर जब फैलेगी तो उसके बाद कोई अच्छा आंसर सामने मिलेगा। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि प्राइवेट गाड़ियों पर गवर्नमेंट के स्टिकर्स चिपकाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है, जहां पर की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में मानसून के इस मौसम में कई सड़कें तबाह हो गई हैं। भारी बारिश से उन सड़कों का तो नामो निशान सा मिट चुका है जिनकी पहले से ही पिछले सालों से बद से बदतर हालत हो चुकी थी। सुरनकोट में 0 पॉइंट काला नाला से अपर मस्तान धारा की ओर जाने वाली सड़क पहले से ही अपनी हालत पर आंसू बहा रही थी और अब सफर करने लायक नहीं बची। लोगों के मुताबिक वो कई सालों से प्रशासन से इसकी मरम्मत की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, जिसके चलते कि आज इस सड़क का नामो निशान खत्म हो चुका है। लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं, जहां पर अगर हम प्रशासन की बात करेंगे तो उनके द्वारा कोई भी स्टेप्स इस सड़क को लेकर नहीं उठाए जा रहे। लोगों द्वारा तमाम तरीके की दिक्कतें जो है वो फेस करते नजर आ रहे हैं और वहीं पर कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से भी
इसको लेकर जो है वो बातचीत की गई है, लेकिन तब भी इस मामले को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए आकाश मलिक सुरनकोट से ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, इस सड़क के हवाले से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है? जी शिपन, ये सड़क जो है 0.2 मस्तांद्रा की बात करें, इस सड़क पर लोगों को काफी परेशानी का सामना जो है पिछले 1.5 से 2 साल से जो है लोगों को करना पड़ रहा है जी। मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि डिपार्टमेंट को कभी भी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के नॉलेज में लाने के बावजूद भी बिल्कुल डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर जो है इसको सुन नहीं रहा है और लोगों को आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये मांग की है कि इस वक्त मौजूदा इलेक्शंस आ चुके हैं, लेकिन हम कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट या ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि मौजूदा डिपार्टमेंट पर नकेल कसी जाए। जिस तरीके से इस रोड के साथ साथ ऐसी कई सारी और भी रोड हैं जिसमें आज भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट से भी बात हुई, सीनियर ऑफिसर्स इस डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात हुई। उन्होंने कहा है कि ये जो रोड जो हमारे नॉलेज में आई है, आने वाले इलेक्शंस के बाद इसका टेंडर करके इसके बाद इसके ऊपर ब्लैक टॉप किया जाएगा। वहीं पे ये भी बात सामने आई है कि कहीं सारी रोडें इस वक्त जो खस्ता हाली का शिकार है, जहां पर काम चल रहा है, या बड़ी नबार्ड की रोडों की बात करें, काफी सारी रोड जो आज की डेट में काम चल रहा है उसमें काफी डिस्प्यूट है, क्योंकि पब्लिक की तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पब्लिक से ये कहा है कि जब भी किसी रोड का काम चले और उसमें कोई भी डिस्प्यूट ना लाया जाए, अगर कोई ऐसी बात होती है तो डिपार्टमेंट के एक्सी ने कहा है कि मुझसे राब्ता करें। तो वहीं पे एक चीज ये भी देखने को मिली है कि इस रोड के साथ साथ सुरनकोट बफ्रियाज रोड की बात करें, सुरनकोट बफ्रियाज रोड पे भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि 0.2 दराबा तक जो है ब्लैक टॉप हो चुकी है। दराबा से लेकर बफ्रियाज तक अभी ब्लैक टॉप होना बाकी है। तो लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि आज की डेट में, आज भी हम 1947 की जिंदगी जी रहे हैं, आज भी वही पहली जैसी रोडें हैं। सरकार की तरफ से पैसा तो आता है लेकिन जमीनी सतह पे पैसा लगता नहीं है। उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है। आकाश, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्या उनकी तरफ से लोगों के हित में कोई डिमांड उठाई गई है? अजी, उस हवाले से बात करें, जिस तरीके से वहाँ का मौजूदा वहाँ पे डीडीसी बफ्रियाज के आते हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी यही कहा है कि आने वाले इलेक्शंस के बाद कोई प्रोजेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इस वक्त कोई भी टेंडर जो है नहीं लग सकता है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इसको किसी बड़े प्लान में डाल के और इस पे ब्लैक टॉप करके लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। जी पर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक सुरनकोट के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि एक सड़क जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब इसी बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी के हवाले से बात करेंगे, जो कि आने वाले कल 26 अगस्त को मनाई जाएगी। और जन्माष्टमी के त्यौहार को अब कुछ ही घंटे शेष रह चुके हैं और जम्मू और इसके आसपास के इलाकों के मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और जहां पर साफ सफाई के काम को अंतिम रूप भी दिया गया है। मंदिरों की खूबसूरत ढंग से सजावट की गई है और वहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अर्चना के लिए हर तरीके के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। कल सुबह मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे और हर मंदिर में देर शाम को इस पर्व पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी सभी तरीके के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जो जन्माष्टमी का त्यौहार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी क्या शोभा बनी हुई है और जम्मू के मंदिरों को छोड़ करके विश्व के अन्य मंदिरों में भी बड़ी धूमधाम से सोमवार को श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और मेरा यही संदेश है कि हर सनातनी, हर हिंदू उस दिन घर से निकलें और भगवान के आशीर्वाद हेतु मंदिरों में जाएं और भजन कीर्तन करें और भगवान का शुभ आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करें। विशेष जो है पूजा अर्चना जो की जाती है भगवान जी की, किस तरह का सामग्री और किस सच्चे मन से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की, ताकि जीवन जो है वो सफल बन सके? देखिए, ऐसे तो षोडशोपचार से भगवान की पूजा की जाती है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इनसे स्नान वगैरह करवाया जाता है। उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल माला डलवाई जाती है, चंदन लगाया जाता है और उनको उनकी आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है। तो उनकी
विशेष जो षोडशोपचार से की जाती है पूजा, नहीं तो पंचोपचार से भी कर सकते हैं अपनी सुख शांति के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।